नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। और साथियों, आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए, ये नहीं कि आप बीच में रुक जाएं, क्योंकि रुकना जो है, जो आप तैयारी किए हैं समझ लो वो वहीं पे रुक जाती है। और यदि आप लगातार जो है उसकी तैयारी करते रहते हैं तो आप कंटिन्यू उसमें बने रहते हैं और जो प्रश्न आपने ये याद किया है वो आपके दिमाग में चलता रहता है। तो साथियों, आप अपनी तैयारी को करते रहिए, वैकेंसी चाहे जब आए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे एक शहर की मौत, ये इनकी रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? तो ये रचना हो जाती है एक शहर की मौत, अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि अन्य रचनाएं यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हो जाती हैं। काव्य संग्रह है काठ की घंटियाँ, उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, ये काव्य संग्रह इनका हो जाता है। आगे है कि कुआनो नदी इसमें से किस कवि की कृति है? तो कुआनो नदी आंसर आपका होना चाहिए क्या कि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना हो जाती है, कुआनो नदी। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे ने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? कुट्टी चातन यहाँ पे नाम से कुछ यहाँ पे निबंध इन्होंने लिखा है। यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे इनका पूरा नाम है। आपने कुछ निबंध जो है यहाँ पे कुट्टी चातन नाम से भी लिखा है। अज्ञे जी ने अनेक ललित निबंधों की रचना की है। यहाँ पे सबरंग शीर्षक से उन्होंने एक निबंध संग्रह कुट्टी चातन नाम से भी लिखा है। अज्ञे के निबंध यहाँ पे हम देखते हैं सबरंग और कुछ राग, कहाँ है द्वारिका, उसके बाद छाया का जंगल, ये अज्ञे के यहाँ पे निबंध हो जाते हैं। अगला है कि कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार, यहाँ पे प्रश्न एक बार हो चुका है तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का हो जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं यहाँ पे हैं कि जादू, नई कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगी पंखों वाली व लालच की, तालाब की मछलियाँ, एक सूखी नाव व जंगल का दर्द। तो यहाँ पे डी हो जाता है, उनकी रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, एक सूखी नाव, यहाँ पे जंगल का दर्द, ये उनकी रचना हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए प्रयोगवादी काव्य धारा, यहाँ पे हो जाता है सी आपका बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि जो नकेनवाद है ये लगभग सब विद्यार्थियों को ये पता होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी हैं जगदीश गुप्त, नरेश मेहता या फिर अज्ञे या फिर नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश यहाँ पे जो है इस ऑप्शन में यहाँ पे सही है। आगे यहाँ पे है कि नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। यहाँ पे नकेन उन्हीं तीनों के जो प्रथम अक्षर है उसी से मिल करके ये बना हुआ है, तो यहाँ पर डी आपका होता है बिल्कुल ही सही। आगे है कि इसमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो इसमें केसरी कुमार, उसके बाद केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए केसरी कुमार, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि इसमें से कौन सा प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा है, यहाँ पे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश कुमार, यहाँ पे केसरी कुमार। तो यहाँ पे बी हो जाता है बिल्कुल ही सही, यहाँ पे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जबकि यहाँ पे ए, सी और डी यहाँ पे नकेनवाद या फिर प्रपद्यवाद से संबंधित ये यहाँ पे हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि घोर अहमनिष्ठा व्यक्तित्ववाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो यहाँ पे प्रगतिवाद है, छायावाद है, प्रयोगवाद है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्या होता है? सी यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रयोगवाद। आगे है इसमें प्रयोगवादी कवि की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। राम यहाँ पे राम नहीं, समसामयिकी जीवन का यथार्थ चित्रण है, घोर अहमनिष्ठ वैयक्तिकता और विद्रोह का स्वर है, लघु मानव की प्रतिष्ठा है, और अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर, आस्था और भविष्य के प्रति विश्वास यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि प्रश्न की यहाँ प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इसमें से किसका है? तो यहाँ पे
आपका आंसर एक ही होना चाहिए। इसके लिए बैठे थाले का धंधा की बात अगर वहाँ पे आती है तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना होगा ए। यहाँ पे बिल्कुल ही सही नंद दुलारी वाजपेयी हो जाएगा। आगे है कि उपयुक्त का कथन डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी का है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का श्रेय अज्ञेय को है। इन्होंने ग्रामीणशील कवियों को मोती खोजने वाला, ग्रामीण नहीं प्रयोगशील कवियों को मोती खोजने वाला यहाँ पे गोताखोर कहा है। तो ये ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ये कथन किसका है कि जिन्होंने प्रयोगशील कवियों को मोती खोजने वाला गोताखोर कहा है। तो ये यहाँ पे अज्ञेय जी ने कहा है। किसने कहा है? अज्ञेय ने यहाँ इनको कहा है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि प्रश्न नहीं, थोड़ा सा तथ्य भी यहाँ पे देखते हैं। प्रयोगवाद परिभाषा और यहाँ पे आलोचना जो है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है केसरी कुमार। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र। प्रयोगवादी कविता में मानव हैं किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे परिभाषा और यहाँ पे आलोचना यहाँ पे आपने देखा होगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो कौन सा तत्व यहाँ पे होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण विद्रोह का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा सही? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि नई राहों का अन्वेषण। यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सी होता है सही। आगे है प्रश्न में कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। अज्ञेय कहते हैं कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। इन्होंने दूसरे सप्तक में भूमिका के में प्रयोग का विरोध भी किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख रहे हैं तो यहाँ पे केसरी कुमार के अनुसार प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। अगर केसरी कुमार के अनुसार पूछे तो यहाँ पे बताना है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर सहाय के अनुसार देखा जाए तो कला यहाँ यहाँ पे कलात्मक अनुभव का क्षण है। नंद दुलारी वाजपेयी ने इसको बैठे ठाले का धंधा कहा है, जबकि नगेंद्र ने यहाँ पे प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह यहाँ पे मानते हैं। तो ये चार कथन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे नई कविता के प्रश्न अब आप लोगों के लिए शुरू होते हैं कि इसमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है। जो नहीं है ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। प्रश्न यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो यहाँ पे लास्ट में देखते हैं कि उपयुक्त सभी कविताओं से संबंध रखते हैं अतः उत्तर प्रदेश उच्चतर यहाँ पे शिक्षा आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे कुंवर नारायण जो है, नेमीचंद जैन, अजीत कुमार दुष्यंत, ये यहाँ पे जो है सभी नई कविता से अपना संबंध यहाँ पे रखते हैं। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता की नई प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो नए प्रतिमान यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए क्या कि ये नामवर सिंह की रचना हो जाएगी। किसकी रचना है? नामवर सिंह यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है जिसमें नई कविता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। तो नई कविता के प्रवर्तक के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन है कि नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। उन कविताओं को कहा गया है इसमें परंपरागत कविता से आगे नई भावबोध की अभिव्यक्ति, नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण इसमें किया गया है। और कहा जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय जी को जाना जाता है। तो नई कविता के प्रवर्तक यहाँ पे अज्ञेय जी को माना जाता है। प्रयोगवाद का भी प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। तार सप्तक का प्रवर्तक समझ लीजिए के हिसाब से इन्हीं को माना जाता है जो तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने किया था। नई कविता के अनुसार प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहाँ पे अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, इनमें से कौन यहाँ पे इसमें से कोई नहीं। तो ए आंसर आपका सही होता है। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाएगा, अनुभूति की सच्चाई। आगे यहाँ पे है कि नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? इसमें नए भावबोध की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। आगे यहाँ पे है कि नई कविता के यहाँ पे रचयिताओं के अधिकाधिक प्रगतिवादी प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता से हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के पर जीवन का चित्र है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी होना चाहिए कि बिल्कुल ही सही की कविता हमारे हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। आगे यहाँ पे प्रश्न में बढ़ते हैं।
यहाँ पे इनकी जो कविता की नई कविता यहाँ पे कहा गया है तो सभी वादों से मुक्ति है, लघुमानों की प्रतिष्ठा है, क्षण का महत्व है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, मूल्यों की चुनौती है, अहमवाद है, नवीन भाषिक संरचना एवं विशिष्ट शिल्पी है, यौन कुंठाओं और यौन वर्जनाओं का चित्रण है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है सन 1953 में, सन 1954 में, सन 1955 में, सन 1956 में। तो ये 54 में इसका यहाँ पे प्रकाशन नई पत्रिका का शुभारंभ सन 1954 से यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल ही सही, 54 से शुरू होता है। और जबकि ये 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया तब इन्होंने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार यहाँ पे प्रकाशित हुई थी। प्रथम कविता के रूप में इसी को जाना जाता है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन कब हुआ, 1954 में। इसको बिल्कुल रट लेना है, यहाँ पे 1954 बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपका। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1952 है, 1953 है, 54 है या फिर 55 है। तो ये 54 हो जाएगा नई कविता, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। आगे है यहाँ पे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, डी आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त तो सभी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे प्रवृत्ति के रूप में बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का अत्याग्रह आग्रह और कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है साथियों, आप अगर इस तरह से छोटे छोटे जो वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहते हैं तो एक बैग आपको जब भी एग्ज़ाम मतलब वैकेंसी आएगी तो आपको भागना नहीं पड़ेगा। सभी प्रश्नों लगातार आप तैयारी करते रहेंगे। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, तो बौद्धिकता के यहाँ पे यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा निराशा संदेह की यहाँ पे हो जाता है। संदेह की अभिव्यक्ति तथा कथ्य की व्यापकता दृष्टि से उन्मुक्त मानवतावाद की नई परिभाषा है। अगर अन्य तथ्य में देखा जाए तो नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा किया गया है। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे आगे प्रश्न है, लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है, नई कविता है, दलित विमर्श है, प्रगतिवाद है, छायावाद है। लघुमानव की धारणा किस प्रवृत्ति की विशेषता है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा, नई कविता बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे है लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन हैं, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, विजय देव नारायण शाही यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। आगे है नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कविता का विस्तार। यह कथन किसका है, शैलेश मटियानी का है, राजेंद्र यादव का, महीप सिंह या फिर नागौर सिंह। तो बी आंसर आपका सही हो जाता है। यहाँ पे राजेंद्र यादव, नई कविता परंपरा का तिरस्कार, ये राजेंद्र यादव की रचना यहाँ पे हो जाती है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे राजेश जोशी हैं, सौमित्र मोहन है, यहाँ पे शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रचना किसकी है, राजेश जोशी की ये हो जाती है। आगे है कि एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं और यहाँ पे राजेश जोशी की मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच तथा समर गाथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु उनको जो है 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो साथियों इनकी जो रचना है कौन सी कि दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको 2002 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कौन सा पुरस्कार, तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। किसके लिए, दो पंक्तियों के बीच। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो साथियों हम आशा करते हैं आप अपनी तैयारी में लगातार बने होंगे और ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए और अपनी तैयारी को जैसे कर रहे हैं कंटिन्यू वैसे ही करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।